नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे खास मेहमान हैं आशीष सूद, जो सह प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के मामलों के। सूद साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत मुबारक हो, आज G20 की मेजबानी भारत को मिली और वो भी जम्मू कश्मीर में को मिली। स्वागत है स्वा। और आप क्या किस तरीके से इसको देखते हैं? भारत की पूरे विश्व में बढ़ती हुई लोकप्रियता, स्वीकार्यता, इसका परिणाम है भारत की G20 प्रेसिडेंसी जी। और G20 के वेरियस प्रोग्राम्स जम्मू कश्मीर में होना जी। ये इंटरनेशनल फेटर्निटी में भी भारत ने जो जम्मू कश्मीर के बारे में भारत का स्टैंड रहा है, भारत का जो जिस प्रकार का नज़रिया रहा है कि ये हमारा मामला है, हमारा अनडिस्प्यूटेड लैंड है, उसकी स्वीकार्यता है। जी, यानी एक स्ट्रेटेजी के तहत बहुत सारे कार्यक्रमों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, खासतौर पर कश्मीर और लद्दाख में चुना गया है। नहीं, इसे स्ट्रैटेजी नहीं कहेंगे जी। इस पूरे G20 का मोटो वन वर्ल्ड, तो वन वर्ल्ड में जब दुनिया यहाँ आएगी तो उसको पूरी भारत की संस्कृति दिखाना, भारत की सभ्यता दिखाना, भारत के विविध रंग दिखाना। इन विदेशियों को कहाँ मिलते हैं 5 मौसम देखने के? जी। तो भारत की खूबसूरती दिखाना, भारत की, इससे कितना लाभ होगा भारत को। जी। भारत के विविध क्षेत्रों को देखने के बाद भारत में जिस प्रकार से टूरिज्म बढ़ेगा, भारत के बारे में देखने का दुनिया के लोगों का नज़रिया बदलेगा, उससे न केवल भारत में बल्कि बाहर रहने वाले भारतवंशियों को भी लाभ होगा। सूद साहब, पूरे विश्व की निगाहें उन कंट्रियों पर थी जो पाकिस्तान की हमदर्दी हैं, और कुछ कंट्रियां आई भी नहीं, जैसे चाइना और टर्की की बात करें। उन कंट्रीज को क्या देखते हैं? क्या पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है? पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कैसा है वो तो सबको मालूम है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे जिस प्रकार से लोग लताड़ रहे हैं, जिस प्रकार से उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो सबको मालूम है। हाँ, जब आप बढ़ते हैं, चाणक्य ने भी कहा है, जब आपके अड़ोसी पड़ोसी और बाकी लोगों को आपसे बहुत कष्ट होने लगे तो समझ लीजिए ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं। चाइना जिस प्रकार से अपने आप को एक इकोनॉमिक और सुपर पावर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा था, चाइना भारत का बढ़ना कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जी। ये चाइना की विस्तारवादी नीतियों के चलते इस प्रकार जो किन्हीं के प्रभाव में अगर चाइना कर रहा है, तो भारत तो सबके साथ, अपने सब पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। अब उसके बावजूद अगर कोई कर रहा है तो विश्व में अपने आप अलग थलग पड़ेंगे वे लोग। भारत की जो पॉलिसी, जिस प्रकार की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत ने अपनाई है, जिस प्रकार से भारत ने चाइना प्लस एक पॉलिसी के तहत बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को भारत में हब बनाने का अवसर दिया है, वो चाइना के लिए बहुत कष्ट तो उत्पन्न कर ही रहा है। उसकी बहुत सारी ऐप्स को, उसकी बहुत सारी चीज़ों को भारत ने अपने यहाँ, जो भारत के इंटरेस्ट में नहीं था। देखिए, एक बात विनोद जी हमें समझने की ज़रूरत है, ये नया भारत है, पहले अपना इंटरेस्ट देखता है, बाद में दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है उसको देखता है, और उसी के तहत अगर वो नहीं आएंगे तो विश्व अपने आप उनके संबंध में जो नज़रिया अपनाएगा देखेंगे। सूद साहब, एक रेजोल्यूशन पास किया था, POK इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। नरसिम्हा राव जी की हुकूमत थी तब किया गया था, और POK में ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना ने की है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। एक तरफ हम क्लेम करते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, हमारे हिस्से में चाइना वहाँ पे लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहा है। तो आप एक तरफ क्लेम करते हैं कि हम POK को वापस लेंगे, दूसरी तरफ चाइना सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बनाकर, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है POJK का कुछ हिस्सा, जिसको हम POJK कहते हैं जी। उसमें पाकिस्तान की जिस प्रकार की पिछले कुछ सालों में माली हालत रही है, पाकिस्तान ने कुछ हिस्सों को कुछ इन्वेस्टमेंट वहां कराई है, जिसके संदर्भ में भारत के विदेश मंत्री ने बहुत कैटेगोरिकली, अभी राहुल गांधी ने जाकर जो ऑक्सफोर्ड में बातें कही, उसमें भी इस संदर्भ में, उसके संदर्भ में भी जवाब देते समय भारत के विदेश मंत्री ने इसके बारे में कहा, विदेशी फोरम्स पे कह चुके हैं। और अब हमारे कहने की भी जरूरत क्या है विनोद जी? POJK में रहने वाले लोग आज़ादी 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 चिल्ला रहे हैं, भारत के साथ आने के लिए बेताब है। जी। कोई दिन जा रहा है। जी। सूद साहब,
टर्की में जब आपदा आई थी तो सबसे पहले भारत ने मदद की थी, फिर उसने दिखा दिया अपना रंग। देखिए, भारत मानवीय विषयों पर, मानवीय मामलों पर अपने तरीके से चीज़ों को देखता है। हमने जिस प्रकार से वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत अनेकों लोगों को, अनेकों देशों को वैक्सीन दी, हमने जिस प्रकार से टर्की में मुसीबत के समय टर्की के लोगों को मदद की, वो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की नीति के अंतर्गत एक बड़ा हमारा जेस्चर है और हम अपनी मानवता को छोड़ते नहीं। मगर हाँ, हम जब मानवीय व्यवहार रखते हैं, जब हम मानवता को तरजीह देते हैं, तो मैं फिर दोहराता हूँ, ये नया भारत है, अपने हितों से कभी समझौता नहीं करता और न करेगा। सूद साहब, बहुत सारे विदेशी यहाँ पर आकर के बसे हुए हैं, किसी ने PIL भी दायर की थी, क्या उसको भी आप मानवता के चश्मे से देखेंगे? बहुत सारे जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँगा, वेस्ट बंगाल की बात करूँगा, बहुत सारे जगहों की वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। फिर आप मानवता का चश्मा पहन करके ही उनको देखोगे क्या? केवल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में की नरेंद्र मोदी सरकार ही रोहिंग्याज और उनके विरोध में लगातार काम करती रही है। ये भारत में कुछ लेफ्ट लिबरल वर्ग है जो जिसे आप कहें, जो सुप्रीम कोर्ट में जाता है इन लोगों को प्रोटेक्शन के लिए, और सुप्रीम कोर्ट उस पर अगर कुछ कहती है तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कन्विंस करेंगे और इन सबको बहुत जगहों से बाहर जाने का रास्ता दिखाया गया है, फिर दिखाया जाएगा। CAA को भी लाने की तैयारी तो हम ही कर रहे हैं ना। सूद साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था दिल्ली सरकार को लेकर के वो तबादले कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत है? देखिए, संविधान सभा की डिबेट्स को देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को देखिए, श्रद्धेय बाबा साहब अंबेडकर की उपस्थिति में उस समय भी वॉशिंगटन DC, सिडनी आदि को लेकर चर्चा करते समय ये निर्णय हुआ कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं होगी, दिल्ली नेशनल कैपिटल होगी। 52 में पहली सरकार बनी थी चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने जी। 55 में 1955 में जिन्होंने सरकार बनाई, दोनों एक ही दल के लोग थे, नेहरू जी थे और ब्रह्म प्रकाश जी थे जी। सरकार भंग कर दी गई जी, सरकार भंग कर दी गई। 1955 में पहली सरकार जो 1952 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश की बनी थी, सरकार भंग करके फिर दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया, विधानसभा भंग कर दी गई जी। तो ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय ज्यूरिस्प्रूडेंस से बाहर है, ऐसा नहीं है। मगर हमारा मानना यह है कि नेशनल कैपिटल की अपनी जरूरतें हैं। अगर कहीं ओवरस्टेपिंग हुई है तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था, कि संसद कानून बना सकती है। अगर 62 विधायक केजरीवाल की सरकार को मिले हैं तो सातों के सातों सांसद 70% मत देकर देश और दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार भी उसी दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जी, लेकिन सूद साहब, अगर शाहबानो केस की बात करते हैं तो आप लांछन लगाते हैं कांग्रेस पर कि यह तुष्टीकरण की नीति करती है। शाहबानो, मैं बिल्कुल मैं इसको कहने ही वाला था जी। शाहबानो का मामला और दिल्ली की सरकार का मामला, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। वही तो है ना जो बीजेपी का सूट करते हैं। नहीं, आप अभी अपने एक प्रोग्राम में एक सर्वे कराइए ऑनलाइन, पूछिए क्या दिल्ली सरकार के किन्हीं अधिकारियों को मिले हुए अधिकार और शाहबानो क्या एक है? कैसी गैर मानवतापूर्ण हरकत थी राजीव गांधी की सरकार की। संविधान का उस समय तो ये सब लोग, आज जो लोग, मैं उल्टा सवाल आपसे पूछता हूं, जो आज लोग कहते हैं कि ऑर्डिनेंस लाना गलत था, तो क्या अरविंद केजरीवाल, क्या संजय सिंह, क्या आतिशी मरलीना, क्या राघव चड्ढा ये कहने की हिम्मत रखते हैं, क्या ये कहने की हैसियत रखते हैं कि शाहबानो के समय में लाया वो ऑर्डिनेंस गलत था? तुष्टीकरण की राजनीति ये होती है। अगर है, मैं चुनौती देता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, वो कहें अगर ये ऑर्डिनेंस गलत है तो शाहबानो के मामले में लाया गया ऑर्डिनेंस गलत था। जी सूद साहब, ये तुष्टीकरण करते रहे, आप तृप्तिकरण कर रहे हैं। आउटरीच प्रोग्राम की क्या जरूरत पड़ी? आपको लगता है
कर्नाटका ने आपको झटका तो दिया हम है। संतुष्टिकरण की बात करते हैं, तृप्तिकरण की नहीं। देखिए क्या है, मेरी सरकार ने क्या क्या काम किए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो जो काम किए वो जनता तक बताने चाहिए, नहीं बताने चाहिए। आप भी अपने चैनल में ये प्रोग्राम करेंगे तो हो सकता है इसका प्रोमो आप जारी करें। आपका इतना हिट प्रोग्राम है, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, कोई आपसे पूछे प्रोमो क्यों जारी करते हो जी? ऐसा नहीं होता। हम अपनी सरकार की उपलब्धियां, हमने क्या काम किया, हमने कितना काम किया, हम किस प्रकार से आपके जीवन में अंतर लाए हैं। हम अगर बारामूला में, अनंतनाग में, सोपोर में, जहां हमें एक वोट भी शायद नहीं मिला होगा किसी विधानसभा में, वहां पर अगर हजारों मकान हमने गरीबों को दिए बिना भेदभाव के, तो ये देश और जम्मू कश्मीर की जनता को बताना चाहिए नहीं। 2004 से 2014 के बीच में आपको जानकर हैरानी होगी, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केवल 2580 मकान बने थे और ये 9 साल में 1,32,840 मकान बने हैं। तो क्या ये लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आया है? अगर ये परिवर्तन आया है और हम लोगों को बताना चाहते हैं तो इसके लिए किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। 2% ही वोट मिल पाया आपको कर्नाटका में एक समुदाय का, जिसके लिए आउटरीच प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हम किसी के लिए हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। आप कैसे देखते हैं मैं जानता नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी को 35% वोट मिला है जब कर्नाटक में। इस बात को याद रखना चाहिए, देश की जनता और आपके चैनल के दर्शकों को मालूम हो, भारतीय जनता पार्टी का 1% मत कम नहीं हुआ है कर्नाटक में। पिछले चुनाव में हमें जितने वोट मिले थे उतने ही वोट मिले हैं। हाँ, उनकी सीटों में तब्दीली कम हुई है क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के ध्रुवीकरण के आधार पर वोट डलवाया गया। हम शायद कहीं कम पड़े होंगे जनता को समझाने में और मेहनत करेंगे। लेकिन आपने कोशिश जरूर की थी, पोलराइजेशन करने की कोशिश आपकी तरफ से शुरू की गई थी। जब ये कहा गया, खुद प्रधानमंत्री प्रचार के दौरान कह रहे थे कि बटन दबाने के बाद जय बजरंगबली जरूर बोले। हमने कब कहा जी? हमने जब पहले बजरंग दल और बजरंगबली में बड़ा अंतर है। इसलिए नहीं, हमें ये इसलिए कहना पड़ा कि पीएफआई जैसे संगठन के साथ देश के एक सांस्कृतिक राजनीतिक संगठन, सांस्कृतिक सामाजिक संगठन को कंपेयर करना ये गलत है। तुष्टीकरण वो था कि जब आप कहें कि पीएफआई सरीखे बैन को हम लगा देंगे। पीएफआई डिक्लेयर्ड देश के खिलाफ काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी। उसकी पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के साथ आपने चुनाव लड़ने की कोशिश की। तो इसके खिलाफ हमें जनता को जागरूक करना ही होगा। हम जीते या न जीते, मगर हमारे हार और जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश की आंतरिक सुरक्षा है जी। हमारी जीत और हार से ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश के नागरिकों की सुरक्षा है। इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमें जो भी कुछ करना होगा, अगर उसका नतीजे हमारी हार हो सकता है तो हमें यह भी मंजूर है, क्योंकि तेरा वैभव अमर रहे वहां हम दिन चार रहे ना रहे। इसी बात को पढ़ते गाते हुए हमारे हजारों कार्यकर्ता कुर्बान हुए और आज भी काम करते हैं। ये हमारा काम करने की प्रेरणा है। सूद साहब, आज एक मुस्लिम प्रीचर्स की बात सुन रहा था मैं, उधर से ही, कर्नाटका से ही, और उनका कहना है कि अब कांग्रेस में सुधार आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कमिटमेंट की है बजरंग दल पर प्रतिबंध की, कांग्रेस अपनी गलतियां सुधार रही है, ये उनका कहना था। देर काहे बात की है, पहले कैबिनेट की फैसले उसमें कर देना चाहिए था उन्हें। और बाकी क्यों, 2-3 राज्यों में और सरकार है, वहां भी कर दें जी, वहां भी कर दें। इनके अनेकों नेताओं ने पहले भी भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे बैन लगाया था, ना वो कोर्ट में स्टैंड कर पाया, ना वो जनता में स्टैंड कर पाया। जनता अपने आप फैसला सुना देगी। यानी ये जो मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि वो प्रतिबंध लगाएंगे, इसका बेनिफिट उनको मिला है कर्नाटका में कि नहीं? देखिए, कर्नाटक में अभी ये जांच का और एनालिसिस का विषय हुआ, क्या कैसे किसको क्या बेनिफिट मिला है और क्या नहीं मिला है जी। कर्नाटक में हम उतने ही मत प्रतिशत पे रहे, ये जांचना है। स्ट्रैटेजिक वोटिंग में जेडीएस ने अपनी जमीन उनको दी या कांग्रेस वो जमीन लेकर आ गई। हम भी जांच रहे हैं, विरोधी दल भी जांच रहे हैं जी। किसी ने भी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, किसी ने भी राहुल गांधी को बधाई नहीं दी है।
आज भी वो ये कह रहे हैं कि अब आप जीत रहे हो तो जहां आप जीत रहे हो वहां लड़ो, हमारे स्पेस में मत आना। ये अपोजिशन है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उनको, वो भी जांच रहे हैं कि मुस्लिम समाज उनकी तरफ गया है या जेडीएस ने अपना वोट ट्रांसफर कराया है जी। तो इसलिए इस आधार पर ये तुष्टीकरण, धर्म के आधार पर वोटों को प्राप्त करने वाले दल इसी कैलकुलेशन में लगे रहेंगे। हम अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे, जहां हमारी कमियां रही हैं उसे पूरा करेंगे। सूद साहब, कांग्रेस को तो राजनीतिक ऑक्सीजन मिला ही है कर्नाटका से, बाकी अपोजिशन वाले भी बड़े खुश हैं। आज नीतीश कुमार लालू परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हुए थे दिल्ली, और खड़गे से मुलाकात करने वाले थे। देखिए, इस अर्थमेटिक से अगर चीजें चलती होती जी तो सारे लोग मिल जाए, तो इसी अर्थमेटिक में ऐसा कैलकुलेशन बहुतों ने की। 17 में 2 लड़के यूपी में मिले थे, 19 में बहुत लोग मिले। जनता हर, देखिए ये तथ्य है, आज जो लोग ये तर्क आपके सामने रख रहे हैं वो अभी थोड़े दिन पहले तक कर्नाटक चुनाव में तर्क रख रहे थे। लोकसभा और विधानसभा में वोटिंग अलग अलग पैटर्न पर होती है, जनता अलग अलग पैटर्न पे करती है। यही लोग जो आज मिल रहे हैं जी, ये लोग एक दूसरे से मिलकर क्या, अच्छा मुझे आप बताइए, ये इनके मिलने से अरविंद केजरीवाल जाकर कितने प्रतिशत वोटों का परिवर्तन कर देंगे? अखिलेश ये नीतीश कुमार और लालू यादव, जिसको वो चोर कहा करते थे जी, कितना परिवर्तन कर देंगे लालू यादव यहां आकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए? तो ये एक केमिस्ट्री होती है, अर्थमेटिक और एल्जेब्रा नहीं है। केमिस्ट्री होती है राजनीतिक दल, उसके प्रोग्राम्स और जनता के बीच की। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। उनका कहना है, यानी कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो विजय मिली है कर्नाटका में, ये भारत जोड़ो यात्रा के रूट में आता था, उसका परिणाम है। हम कहाँ बैठे हुए हैं? हम जम्मू में है ना जी जम्मू में तो यात्रा गैर राजनीतिक थी जी, जम्मू में तो ये सांस्कृतिक यात्रा थी, और देश भर में कांग्रेस ये कहती थी भारत जोड़ो यात्रा का राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। तो अब अगर उन्हें लगता है ये है तो वो अपने अपनी तमन्ना, अपना दिल खुश कर सकते हैं। ये आपको तो याद है ना, जी बिल्कुल, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है साहब, आप सब आइए हमारी यात्रा के समापन में। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल यात्रा, दिस यात्रा डजंट हैव ए पॉलिटिकल मीनिंग, पॉलिटिकल मोटिव। आज अगर वो ये कहते हैं तो हर राजनीतिक दल अपनी राजनीति कर रहा है, कोई सब लोग सब समझते हैं। सूद साहब, जब यात्रा चल रही थी तब काफ़ी सारे लोगों ने, नीतीश कुमार ने किनारा किया, केजरीवाल ने किनारा किया, ममता शमता सब ने किनारा किया था। अब ये सब एक साथ क्यों जुड़ रहे हैं? इनको कैसा लगता है कि वाकई में कुछ परिवर्तन दिख रहा है 2024? कहाँ जुड़ रहे हैं? अभी ममता बनर्जी ये कहती हैं कि कांग्रेस 200 सीटों पे चुनाव लड़े और बाकी जगहों पर जहां क्षेत्रीय दल ताकतवर है उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दें, ऐसा ही कहती हैं जी। नीतीश कुमार भी लगभग इसी तरह की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो कर्नाटक की जीत पर जो बात कही, उस समय पर उत्तर प्रदेश में अपनी हार का तो जिक्र ही नहीं किया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला कर्नाटक में नाच रहा था जी। तो उस समय पर अखिलेश यादव भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में उनके साथ इस प्रकार का समझा, वो भी यही कहते हैं। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस जहां है, और दूसरी बात, क्या एनसीपी ने कर्नाटक में चुनाव नहीं लड़ा था? 6-7 सीटों पे चुनाव लड़ा है जी। क्या आम आदमी पार्टी ने वहां चुनाव नहीं लड़ा था? 0.4% मत मिला उन्हें, 0.4%, 208 सीटों पे सब पे जमानत जब्त हुई है जी। तो कौन कह रहा है कि उनको ये सब इकट्ठे थे वहां? सबने वहां चुनाव लड़ा। अब सब लोगों को एक, देखिए इनका डिक्लेयर्ड मोटिव है कमजोर सरकार आए और ये अपने अपने राजनीतिक हितों को, देश को लूटने का काम कर सके। आज भारतीय जनता पार्टी पर क्या आरोप लगाते हैं, नरेंद्र मोदी जी पर क्या आरोप लगाते हैं? ईडी सीबीआई का मिसयूज किया जाता है। पिछले 9 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा भ्रष्ट लोगों के घर से रिकवर हुए हैं। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी अनुव्रत मंडल के घरों से कमरा भर भर के, या आपका स्टूडियो ना, इतना बड़ा कमरा भर के नोट मिले हैं जी। इतने बड़े बड़े कमरे नोट मिले हैं। अगर इन सबको पकड़ने का आरोप हमें ये लगेगा हम मिसयूज करते हैं, हम तानाशाह हैं, तो हम ये सब आरोप झेलने को तैयार हैं। हम ये सब आरोप
स्वीकार करने को तैयार हैं, मगर भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई चलती रहेगी। आप बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं कि 2024 में इन चुनावों का, कर्नाटका के चुनावों का रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, मेरा यह कहना है कि हम इस बात से आश्वस्त हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। हम इस बात से आश्वस्त हैं कि हमारी स्कीम्स ईमानदारी के साथ बटन दबाते ही, आप किसी दिन अपने क्षेत्र के किसानों से जाकर पूछिए, किसी के पास जाना पड़ता है क्या किसान सम्मान निधि लेने के लिए? किसी के घर जाना पड़ता है क्या टॉयलेट का पैसा लेने के लिए? किसी के पास जाना पड़ता है क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लेने के लिए? एक बटन दबता है और पैसा ट्रांसपेरेंटली, लोग किसान मेरे को कहते हैं, काका जम्मू के किसान कहते हैं, टू टू कर दे मोबाइल, पैसा आ जाता है मोदी दा जी। इस प्रकार की बात लोग करते हैं जी। तो हम इस बात से आश्वस्त हैं कि हमारी स्कीम सही दिशा में जा रही है। हम जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे और हर चुनाव अलग होता है जी। हर चुनाव के मुद्दे, डायनामिक्स अलग होते हैं। कर्नाटक में जो चूक हुई, हम उस मैंडेट को स्वीकार करते हैं, सिर माथे से स्वीकार करते हैं, उसका समाधान ढूंढेंगे। मगर हम तो रोज काम करने वाले लोग हैं, रोज काम करते हैं। हमारे उसके 2 दिन बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र में थे, आज किसी और राज्य में है। प्रधानमंत्री जी उसके बाद देश के विदेशों में के साथ अच्छे संबंधों के साथ देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। हम सब अपने अपने काम में, भारतीय जनता पार्टी के सब नेता लगे हैं। हम इस बात से आश्वस्त हैं कि हम जनता को अपनी बात समझा पाएंगे। सूद साहब, महासंपर्क अभियान 30 के बाद से आप शुरू करने वाले हैं, क्या ये 2024 की तैयारी है 30 मई से? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कैलेंडर को देखें जी। अपने आर्काइव्स में से सारी चीजों को निकालें, तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश की राजनीति में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है, नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड हर साल के अंत में जनता के बीच में लेके जाते हैं। इस बार हम अपने 9 साल की उपलब्धियां लेके जा रहे हैं। पिछले साल हमने 8 साल की उपलब्धियां दी थी, उससे पहले 7 साल की दी थी, उससे पहले हमने संपर्क फॉर समर्थन 2019 में भी चलाया था। हम मानते हैं कि हमारे काम किए हुए का एनालिसिस, उसका जांच का पैमाना देश की जनता है। ये छोटे इधर उधर के राजनीतिक दल जो हम पे आरोप लगाते हैं वो नहीं है, देश की जनता। इसलिए हम वहां जाते हैं, हम इसीलिए वहां जा रहे हैं। मगर हाँ, चुनाव के पहले वाले वर्ष में लोग इसको गिन सकते हैं, आपको भी अधिकार है। मगर प्लीज अपने आर्काइव में विनोद जी आप चेक करिए, हर साल पूरा होने के बाद पिछले 9 साल से हर साल हम प्रधानमंत्री की बेमिसाल उपलब्धियों को लेकर, लाजवाब उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। सूद साहब, हम पब्लिक में जाएं उपलब्धियों को लेकर के, क्या हम आपस में जो कार्यकर्ता हैं, कैडर्स हैं, जो लीडर्स हैं, क्या जो खामियां हैं उसमें आत्ममंथन किया जाता है? आप देखिए, पुंछ राजौरी में मिलिटेंसी इतनी पीक पर आ गई है जहां पर मिलिटेंसी फ्री कहा जाता रहा है। देखिए, ये 2 सवाल हैं आपके इसमें। जी। पहला सवाल कि हम कार्यकर्ता करते हैं या नहीं, हमारा एक इंटरनल मैकेनिज्म है। हम रेगुलर इंटरवल्स पे बैठते हैं, पार्टी की मीटिंगों में बैठते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता अपने बड़े नेताओं से अपने दिल की बात करते हैं, उसका हम समाधान करते हैं। रही बात पुंछ राजौरी की, ये हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार का मिलिटेंट्स के ऊपर एक्शन पिछले दिनों में हुआ है, मिलिटेंट्स ने, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने अपने बेस को बदला है। श्रीनगर के आसपास जो लोग केंद्र बिंदु को चेंज किया है जी। बहुत जल्दी वहां से भी पैर उखाड़ दिए जाएंगे। हमारे लिए एक भी जान, जी, मेरे शब्दों को ध्यान रखिएगा, एक भी जान जाना हमारे लिए दुखदाई है। हर मनुष्य की जान हमारे लिए कीमती है। मगर पाकिस्तान के लिए ये डू और डाई की सिचुएशन है। पाकिस्तान पूरे विश्व को ये बताने की कोशिश करता था कश्मीर एक डिस्प्यूटेड लैंड है, कश्मीर में बड़ी उथल पुथल है, और कुछ लेफ्ट लिबरल बिरादरी भी ये करती थी, मुफ्तीस और अब्दुल्लास भी ये करते थे। मगर G20 Y20 तरीके से यहाँ हो जाना, शांतिपूर्वक हो जाना, उनके इस नैरेटिव को तोड़ता है विनोद जी। इसलिए वे लोग बार बार इसको प्रचारित करने की कोशिश करते हैं और ऑन ग्राउंड सपोर्ट देते हैं जो मिलिटेंट्स यहाँ से वहां अपना बेस चेंज कर रहे हैं। हमें दुख है जी। मगर जैसे यहाँ से बेस खत्म किया गया है घाटी से, उसी तरह यहां से भी बहुत जल्द आप देखेंगे वो बेस खत्म हो जाएगा। अपने जो लोग आपको डैमेज कर रहे हैं
उसका क्या करेंगे? सत्यपाल मलिक खूब डैमेज कर रहे हैं। हम सत्यपाल मलिक रोज अब परेशान घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको किसी ने रिश्वत देने की कोशिश की, अब सीबीआई जांच कर रही है। अब वो कह रहे हैं मेरे पास मकान नहीं है, अब वो कह रहे हैं मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है। तो वो जब तक उनके पास इन कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से इम्यूनिटी थी, वो कुछ भी कह रहे थे। मगर ये उनको भी समझना चाहिए कि उन्होंने गंभीर आरोप लगाया और मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पे टॉलरेंस नहीं है जी, इसलिए उसकी जांच हो रही है। सत्यपाल मलिक अगर कुछ कह रहे हैं तो उसकी ओनरशिप उन्हीं को लेनी होगी, मैं उनकी ओनरशिप नहीं ले सकता हूँ। राम माधव एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने कहा कि मानहानि का दावा करूंगा, दावा तो किया नहीं। मैंने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मगर हाँ, जो अब इस समय घट रहा है उसका हिसाब और उसका जवाब सत्यपाल मलिक जी को ही देना पड़ेगा। सूद साहब, जम्मू कश्मीर में आप विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं करवाते? अब ये मत कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोरोगेटिव होता है, जब आपकी मर्जी करती है तो तब आप मतदान करवा के भी काउंटिंग के लिए 10 दिन रुक जाते हैं। ये तो आप जबरदस्ती मेरे मुंह में एक उत्तर डाल रहे हैं जी। देखिए, चुनाव कराना तो जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछना आपका प्रेरोगेटिव है, उत्तर देना मेरा प्रेरोगेटिव है, चुनाव कराना चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है। मगर यकीन जानिए, प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से, गृह मंत्री जी का आदरणीय अमित शाह जी का संसद के पटल से ये कह देने के बाद किसी को शक नहीं होना चाहिए। चुनाव का प्रोसेस चल रहा है, वोटर लिस्टें फाइनल की जा रही हैं, सब चीज़ें चल रही हैं। आप मूर्धन्य पत्रकार हैं इस राज्य के, आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ है, सब जल्दी होगा। सोचा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा।